अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का रन डाउन कुछ इस तरह है, यानी जो खबरें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि वजारत वफाकी काबीना में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसमें कुछ वज़ीरों के कलमदान तब्दील किए गए हैं और इसमें खासी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया है। उनकी भी हम दाद देंगे। सियाचिन का मसला हल करना चाहते हैं, फरमान है हमारे आर्मी चीफ का, और नवाज शरीफ भी कहते हैं कि सियाचिन खाली करने में पाकिस्तान को पहल कर लेनी चाहिए। और वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस में एतजाज़ अहसन के दलाइल एक नुक्ते पर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दूसरे नुक्ते पर शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि ये कितना अरसा चलेंगे। और लाहौर के नौजवान मसीहा यानी यंग डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पे हैं, और हड़ताल की वजह बताई जा रही है कि तबादले किए जाते हैं डॉक्टर्स के, इसलिए डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो ये वफाकी काबीना में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, इनमें 3 वजारतें हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज जो दी गई है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, मौला बख्श चांडियो साहब को दिए गए हैं सियासी उमूर, और नज़र मोहम्मद गोंदल साहब को दिए गए हैं कैपिटल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों समय से गलत है। जी सर, समझ नहीं आ रही। देखिए, कैपिटल डेवलपमेंट का तो मतलब ये है कि जो दारुल हुकूमत के मामलात हैं वो उनकी निगरानी में होंगे। अच्छा, अब उसके लिए एक अलग से वजीर रखा जाए? अलग से वजीर रख दिया। पहले कमिश्नर होता था, एक ज़माने में डिप्टी कमिश्नर होता था, और ये जब ये वहाँ ज़िले हुकूमतें कायम हुई उस वक्त भी यहाँ कोई हुकूमत कायम नहीं हुई, यानी मुंतखब बल्दियाती। तो अब वज़ीर साहब जो हैं वो इन मामलात को देख लेंगे। तो आपको क्या एतराज़ है? प्लाटों की तकसीम, कोई उनकी फ़रोख्त, को ख़रीद, को बिजली के खंभे लगाना। आपको मालूम है ना कि वहाँ तो तरह तरह के स्कैंडल्स होते हैं कि यानी एक बल्ब जो बाज़ार से 400 रुपये में मिलता है, फ़र्ज़ कीजिए, वो CDA जो है वो 4000 रुपये में भी ख़रीद सकती है। इस तरह की शिकायत भी आती रहती हैं। लेकिन अब गोंदल साहब जो हैं, ये सारा मामला उनकी निगरानी में होगा, वो एक वज़ीर मिल जाएगा। और अगर ये रवायत चलती रही तो हर ज़िले के लिए वज़ीर होगा या तहसील के लिए भी हो सकता है। ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो सियासी अमूर है ना, वो भी है तो सही ना। वो क्या है सर? वो चांडियो साहब जो है उनको दिए गए। वैसे सियासी अमूर की वजारत जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने में भी थी। अच्छा। मेरा ख्याल है कि उसमें शायद मुस्तफ़ा सादिक साहब लगे थे सियासी अमूर या राब्ते के वजीर। तो इस तरह के यानी ये वजारत क्या करेगी? ये वजारत होगी बस। अच्छा। इसमें जो वजीर होगा ना वो वजारत करेगा। अच्छा। और वो भी वैसे ही वजीर होगा, यानी झंडा उसकी कार पर भी होगा, तनख्वाह उतनी ही मिलेगी, प्रोटोकॉल वही होगा, और इख्तियारात तो जाहिर है कि जो किसी वज़ीर आज़म जिसको चाहेंगे उसके पास होंगे। और सर, फिरदौस आशिक अवान साहिबा नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज, यानी कौमी कवायद और खिदमात, इसका तर्जमा यूँ कर लें आप। बिल्कुल। तो वो तो डॉक्टर है ना, तो देखेंगी कि जहाँ कवायद और ज़वाबत कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ कुछ बनाएंगी, कुछ नुस्खा लिखेंगी। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं, और कमरुज़्ज़मा कायरा ने उनकी जगह ली है। जी बिल्कुल। पहले उन्होंने उनकी जगह ली थी। जी बिल्कुल। जब कमरुज़्ज़मा कायरा रुखसत हुए थे, डॉक्टर साहब आई थी। अब डॉक्टर साहब रुखसत हुई, कमरुज़्ज़मान आ गए। अब तो वक्त ही नहीं है, 1 साल इलेक्शन में रह गया है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी जो मीडिया में हो रही है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वो तो हुकूमत की कारकर्दगी से फ़र्क पड़ेगा। कमरुज़्ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं। ठीक है। 2 बार असम्बली में आ चुके हैं। 2002 में भी मुंतखब हुए थे, 2008 में भी मुंतखब हुए। और जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है वो 2002 में एक मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे आई थी, बाद में फिर इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी में शामिल हुई और बराह रास्त इलेक्शन लड़ा उन्होंने। जी 2002 में भी और 2008 में भी। और जो अमीर हुसैन थे स्पीकर, उनको शिकस्त दी। बड़ी बात। तो इस लिहाज से तो उनका बड़ा दबदबा था। अच्छा सर, एक बात तबसरे आ रहे हैं, मैं इस हवाले से एक सवाल करना चाहूँगा कि बात तबसरे कि कुछ लोगों को बतौर सज़ा निस्बतन कमतर वजारतों में भेजा गया, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, मौला बख्श चांडियो साहब हैं, कि इनकी वजारत के मुतालिब शायद इन्हें भी मालूम ना हो। देखिए, जो वजीर है ना जी, जब तक वो वजीर रहे वो उसे जदाई समझता है। अच्छा। अगर तो फिरदौस आशिक अवान साहबा भी उसी तरह करेंगी जिस तरह कमरुज़्ज़मा कायरा ने किया, तो किसी वक्त भी सूरत हाल बदल सकती है। अच्छा, ये सीटें दोबारा भी तब्दील हो सकती हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हो गए थे। फौजिया वहाब बड़ी उस वक्त उनका तूती गूंजता था, लेकिन उनको वो रहमत डेविस जो था जी, उसके मामले में वो ले बैठा उनको, कि उन्होंने अमेरिका के साथ ज़रा हाँ में हाँ मिलाई और वो रांदा दरगाह हो गई। उनकी जगह फिर कमरुज़्ज़मा कायरा आए। तो कमरुज़्ज़मा कायरा मेरा ख्याल है कोई इस वक्त उनकी क्या उम्र होगी, 50-52 साल के होंगे। जी बिल्कुल। और ये डॉक्टर साहब हमारी 40-42 साल की होंगी, यानी 10 साल उनसे छोटी हैं। और उन्हें डाइटिंग भी की थी बड़ी, यानी उनका वज़न जो है
वो कम हुआ, बड़ा पहचानी नहीं जाती थी, मालूम होता था 25-26 साल की हो गई है। अच्छा, ये वजारत के बाद उन्होंने डाइटिंग की, लोगों का वजन बढ़ता है, उनका वजन कम हुआ था। और एक बार तो उनके पाँव में भी चोट लग गई, फिर वो आपको याद है काबीना में रो भी पड़ी थी कराची में। जी हाँ, बिल्कुल, एक दफा बड़ी मुश्किल से फिर उनको संभाला गया और वजारत उनकी मौजूद रही। उनको ये शिकवा रहता था कि वजारत में मेरी चलती नहीं है। अच्छा शम्स साहब, डोंट यू थिंक कि इतनी बड़ी कैबिनेट जो है इस मौके पे बनाना, ये थोड़ा सा वसाइल का असराफ है? देखिए, ये तो अब पाकिस्तानी सियासत में और हुकूमत में ये लफ्ज़ तो फालतू हो चुका है, असराफ, वसाइल का असराफ। अच्छा देखिए, इस वक्त 11% वजीर जो है होने चाहिए, ठीक है, यानी कौमी असम्बली और सेनेट की जो स्ट्रेंथ है 18वीं तरमीम के मुताबिक 11% वजीर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गोया वो 49 बनते हैं तकरीबन, लेकिन वो ये शिक जो है वो लागू होगी नए इंतखाबात के बाद। अच्छा, यानी 2013 के बाद आएगी? 2013 के बाद। उस वक्त 49 से आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब तो ये शिक लागू नहीं है और इलेक्शन आ गया है, तो मेरा ख्याल बहुत से लोगों को सहारा दिया गया है, उनकी अशकोई की गई है, कुछ उनको वजीर झंडा एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फेरेंगे, और पंजाब पर ही सारी नजर करम है। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। और जो कोलिशन पार्टनर्स थे हुकूमत के, उनको भी उनकी सीट नशिस्तों में इजाफा नहीं हुआ वजारत में, यानी पीपल्स पार्टी ही के वजीर बड़े हैं। अच्छा, तो ANP इसका मतलब है कल को ये तकाजा कर सकती है? मेरा ख्याल कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं। वो अपने सूबे में मुतमईन है। MQM भी अपना हम जिस मुकाम पर हैं वहाँ सब मजे में है। तो मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी जो है उसका ख्याल होगा जरदारी साहब का और गिलानी साहब का कि ये लोग जो है अपनी अपनी हलकों में ज़रा मोतबर बन के फिरेंगे और शायद इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये ज़रा बस दूर रसकार बात है, क्योंकि इलेक्शन जो है उसमें तो कोई फ़ायदा वजारत से तो मुझे पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, बल्कि शायद मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि लोगों की शिकायत भी बहुत है ना, कोई बिजली को रो रहा है, कोई पानी को रो रहा है, कोई गैस को रो रहा है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में वजीरों के लिए तो मुश्किल होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो दही इलाका है जी, उनके दही रूरल एरियाज जो है ना, वो उनकी तवज्जो का मरकज़ है। और वहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको बेचारों को भी बिजली ही नहीं मिली। वहाँ तो कोई एयर कंडीशनिंग का उसका मामला तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो लोग जो है पंखा भी मिल गया तो बहुत काफ़ी है। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे उनकी नज़र है, और वहीं ज़्यादातर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी वहीं पहुँचा है। आई सी, ठीक है ना। तो वो समझ रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे कमाल, यानी कपल्ड विद ये वजारत, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं उनके तेवर ज़रा बदले हुए नज़र आते हैं, कम अज़ कम पंजाब में। गोया पंजाब में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। अब मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी मिलकर कितना आगे बढ़ेंगी, कितना पीछे हटेंगी, क्या गुल खिलाएंगी, ये तो पता चलेगा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जहां पे 3 कैंडिडेट आ जाएं एक हल्के में और एक पीपल्स पार्टी का हो और 2 उसके मुखालिफिन हो, तो पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंच जाता है। हाँ, ये नजरी तौर पर यह बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन फर्क पड़ गया है। अब वो जो रवायती वोट बैंक है ना, वो मुतासर हुए हैं। तो अब ये कहना मुश्किल होगा अब पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी नॉन पीपल्स पार्टी की शायद ना हो। जिस तरह कभी भुट्टो प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो होती थी ना, अब उस तरह की पॉलिटिक्स शायद ना हो। बहुत से लोगों का ये ख्याल है। जी शम्स साहब, आगा सिराज दुरानी आपको पता सिंध के जो मिनिस्टर हैं, हाँ, आज उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। ये इलेक्शन से मुझे बात जहन में आई कि वो कह रहे हैं कि 1 साल आगे भी जा सकते हैं इलेक्शन। हाँ, अगर कौमी असम्बली जो है उसके पास ये इख्तियार तो मेरा ख्याल मौजूद है जी, लेकिन 1 साल आगे जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। 5 साल तो अल्लाह तौबा करके पूरे कर रही है हुकूमत। जी, अब 1 साल अगर मजीद ललचाई नजरों से देखा तो ये जनाब गले भी पड़ सकते हैं। भुट्टो साहब के गले पड़ गए थे 77 के इलेक्शंस, ठीक है। उस वक्त तो उन्होंने, हालांकि वो 1 साल पहले करा दिए उन्होंने। अच्छा, वो अर्ली इलेक्शन वो हाँ, क्योंकि 73 में दस्तूर बना, उसके बाद 5 साल थे उनके पास, यानी गोया 78 में इलेक्शन, 78 में इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करा दिए इंडिया में, ठीक है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि साउथ एशिया में उनसे बड़ा अवामी लीडर तो कोई नहीं है, तो अगर उन्होंने इलेक्शन करा दिए तो मैं भी कराऊं। और उस वक्त लोग जोक दर जोक जो थे, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे। बल्कि बहुत से लोग तो ये कहते थे कि एक शहर की आबादी जो है 10,000 है, तो उसमें से 15,000 पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो वो भुट्टो साहब ने 1 साल पहले इलेक्शन करा दिए 1977 में। वो हालांकि कौमी असम्बली की मुद्दत 1978 में खत्म होनी थी। ठीक। तो वो 1 साल उनके लिए भारी गुजरा। अब अगर ये 1 साल आगे जाना चाहते हैं तो वो ना कहीं भारी गुजर जाए।
शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम सियाचिन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे शामी साहब से और देखेंगे कि शामी साहब क्या बताते हैं कि हमें आर्मी चीफ और नवाज शरीफ जो हैं वो क्या कह रहे हैं और इनमें क्या मुताबिकत है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हम जिस नुक्ते पर गुफ्तगू करें वो है सियाचिन का मसला। शामी साहब, एक तरफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं कि इस मसले को हल कर लें, बैठ जाएं, हम अमन चाहते हैं हमसायों के साथ, और नवाज शरीफ साहब कल जाके ये बात कर चुके हैं। इन दोनों में जो मुताबिकत है ये कुछ अजीब सी नहीं बात लगती? नहीं, मसला तो हल होना चाहिए, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं है। और हम ये कहते हैं कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए, सियाचिन का मसला भी हल होना चाहिए, नहरी पानी का मसला भी हल होना चाहिए, सारे मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन सवाल ये किस तरह हल हो। नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा अगर इंडिया सियाचिन से फ़ौजें वापस नहीं बुलाता तो पाकिस्तान यकतरफा तौर पर फैसला करे और बुला ले। तो ये तो यूनिलैटरली जगह छोड़ने वाली बात है। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की ये बात तो काबिल कदर है कि वो वहाँ गए हैं, 11 सेक्टर में फ़ज़ाई दौरा किया है अगरचे, लेकिन भरा गया है। सकरदू गए हैं, उन फैमिलीज से मिले हैं जिनके बच्चे जो हैं दबे हुए हैं जवान, उनके लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ये कहा है कि नौकरी दी जाएगी, उनके मतलब उनके दुख में शरीक हुए, ये अच्छी बात है। सदर आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में खबर आ रही है गुज़श्ता हफ्ते से कि वो आज गए कल गए, लेकिन यह कि वो उन्होंने भी चक्कर लगा लिया, वो उनको मौसम नहीं मिल रहा कि वहाँ वो लैंड कर सके, वहाँ ग्लेशियर के ऊपर, हाँ ग्लेशियर के ऊपर लैंड कर, ठीक है ना। ठीक है, तो अब वज़ीर आज़म की भी यही सूरत हाल होगी। सदर तो भारत सुप्रीम कमांडर है, उन्होंने वहाँ जाना ही चाहिए और जवानों से मिलना चाहिए, लेकिन मौसम के हाथों शायद सूरत हाल मुख्तलिफ। लेकिन जो बात कही है नवाज शरीफ साहब ने, उससे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। वो कैसे? देखिए, नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, ठीक है, 2 दफ़ा। ये 1984 में मसला पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक तरफा तौर पर फौज वापस क्यों नहीं बुला ली? आपने एक प्रोग्राम में बताया था कि हम इस मसले के हल पर पहुंच भी चुके थे 89 में, ठीक है। ये तय हो गया था, ख्याल ये था कि बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी जब मिलेंगे तो उस मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे सियाचिन से विड्रॉल पर, ठीक है। लेकिन भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने वो सारा रखना डाल दिया उसमें। उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि फौजें चली जाएं अपनी पहली पोजीशन पर वापस, ठीक है, और उसके बाद हदबंदी होगी, लाइन खींची जाएगी किसका हिस्सा कितना है, ठीक है। लेकिन भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये क्या जरूरत हुई, ये तो हमारी पसपाई हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, पहले लाइन लगाओ फिर फौजें वापस आएंगी, और इस तरह मामला उलझ गया। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उस वक्त ये मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने यकतरफा तौर पर फौजें वापस नहीं बुलाई। अब देखिए, हमारे 138 नौजवान जो हैं उसमें दब गए हैं, उनको तलाश उनकी जारी है। अल्लाह करे उनको कोई जिंदगी उनकी हो तो मिल जाए जिंदा, वगरना उनकी शहादत इस वक्त तो वो तौदा नजर आ रही है, कब्र की सूरत इख्तियार कर गया, एक बर्फ की कब्र बन गई है तौदा जी। अब ऐसी सूरत में जब ये मामला सिर्फ तो नौजवानों की जो शहादत है या गुमशुदगी है, वो हमारे हवास को इस तरह मुख्तल कर दे कि हम फौरन कहें कि फौजें हम यकतरफा तौर पर वापस बुलाएं। लेकिन इस तवक्को पे कि भारत भी अगर इसी तरह रिस्पॉन्ड करे, इसका मतलब है कल किसी दूसरे महाज पे जंग हो और हमारे जवानों को नुकसान हो जाए, जानी नुकसान उठाना पड़े, हम कहेंगे यहाँ से फौजें वापस बुला लो। लेकिन ये जो शहादत का जज्बा है, यही तो कौमों को जिंदा रखता है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोहम्मद, न माले का नहीं मतलब किश्वर को चाहिए। यानी ये क्या बात है कि नौजवान शहीद हुए हैं या दब गए हैं या गुम हो गए हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आए। कौमें इस तरह जिंदा नहीं रहती, इस तरह कपकपा के काम नहीं चलता। लेकिन शम्स साहब, इतने अरसे से हमारी फौज भी वहीं आई टू आई खड़ी है, लेकिन वहीं खड़ी है। नहीं खड़ी है ना, वरना इंडिया और आगे आ जाएगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जब फौज हमारी वहां से निकले तो इंडिया वहां आ जाए? कोई तो उसकी अहमियत होगी ना, जो भारत वहां आया इतनी फौजें लेके। आप देखिए, चीन का बॉर्डर उसके करीब है, कराकोरम हाईवे उसके करीब है। तो बात यह है कि कोई मुनसफाना हल होना चाहिए। जो हल हमने 89 में तलाश कर लिया था, उस पर भी अमल नहीं किया भारत ने। और अभी मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था पिछले प्रोग्राम में कि मुश्तरका कंट्रोल हो जाए। चलिए, ये तय कर लिया जाए कि जहां दोनों की फौजें मौजूद हैं वहीं उनका समझा जाएगा ये उनका इलाका है।
लेकिन फौज पेशकदमी नहीं करेगी, ना पाकिस्तान की ना इंडिया की। अच्छा, इस सिनेरियो में जब कियानी साहब कहते हैं कि इससे जो पैसे बचेंगे हम अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च कर कियानी सकते साहब हैं। ये बताएं कि पहले क्यों नहीं उन्होंने ये फैसला किया, और कियानी साहब फैसला करने वाले कौन है? कियानी साहब इस मुमलकत पाकिस्तान के खातिम मुलाजिम है। उनको ये हक नहीं है कि जंग और अमन के फैसले करें। जंग और अमन के फैसले इस कौम ने करने हैं और यकीनन विड्रॉल होना चाहिए, लेकिन बाइज्जत तरीके से होना चाहिए। और वो बाइज्जत तरीका है कि दोनों या बैक वक्त करें, दोनों बैक वक्त करें, किसी नतीजे पे पहुंचे, एग्रीमेंट करें, और मैं कहता हूं यही कर लिया जाए कि ये इलाका जहां आप हैं वो आपकी निगरानी में रहेगा, जहां हम हैं वो हमारी निगरानी में रहेगा, लेकिन कोई तय होना चाहिए। ये नहीं हाथ पांव फूल, कभी इस तरह कौमें आगे बढ़ती हैं जहां हाथ पांव फूल जाए हमारे। लेकिन शामी साहब प्रैक्टिकली इस वक्त भी जहाँ पे तोदा गिरा है उसकी वजह से हमारी फौजें डिस्प्लेस हुई हैं, आगे पीछे हुई हैं। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि भारत ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया कि अपनी फौजें आगे बढ़ाए। नहीं, भारत इस मौके तो दुनिया बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है ना, कि भारत अगर इस वक्त जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता, पूरी दुनिया उस पर 3 हरफ भेजती। ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन वहाँ फिर इलाके अपने में मौजूद है ना, उनके इलाके में तो मौजूद नहीं है, और ये तो वैसे भी इलाका उनका था ही नहीं जहाँ वो आके खड़े हो गए हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में मुल्कों के दरमियान कोई बाइज्जत तरीके से मामलात होते हैं, हाथ पांव छोड़ने से मामलात नहीं होते। हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग हैं हमारे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफा तौर पर कर दिया जाए, इस तरह भाई सारा कुछ कर दिया जाए। आज को कह रहे हैं आप, ये यानी आज ये कहने की आपको इख्तिलाफ टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग नहीं है, और इस तरह नहीं है, कौमें इस तरह नहीं दुनिया में जिंदा रहती। और ये देखिए, अगरचे बहुत सा नुकसान, अब देखिए ये जो हमने बहुत डिस्कस किया, लोगों ने भी डिस्कस, माहौल को जो नुकसान हो रहा है, अब देखिए हजारों अफराद हैं जो सियाचिन ग्लेशियर पे, जिनका उनकी वेस्ट आप देखिए, ह्यूमन वेस्ट, गर्मी में तो उड़ जाती है, सड़ जाती है, सर्दी में तो महफूज हो जाती है, और वो पानी में मिलती है, दरियाओं में आती है। ह्यूमन वेस्ट, हजारों अफराद हैं वहाँ। फिर वो अपने उनके इग्लूस बने हुए जो बर्फ के घर हैं, उनको गर्म रखने के लिए ऑयल जलता है। फिर जो आपका जो असला है ना, बंदूकें, उनको गर्म रखने के लिए पानी चाहिए होता है, वो स्टोव जलते हैं। फिर कई लंबी लाइन, कई किलोमीटर लंबी लाइन खींची गई है, जो पेट्रोल जिसके जरिए होता ऑयल आता है, ताकि वो जगह जगह पहुंच सके। उससे सारा माहौल खराब हो रहा है, पिघल रहे हैं ग्लेशियर, और ये हम दोनों का नुकसान है, भारत का भी और हमारा भी। और इतनी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये बर्फ जो है उसके साथ जुल्म हो रहा है ना, ग्लेशियर्स के साथ। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि तौहीन अदालत का जो वज़ीर आज़म का केस है उस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है और एतजाज़ क्या कह रहे हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस पर जाने से पहले एक सवाल मेरे ज़हन में सियाचिन के हवाले से आया था शाम साहब, मैं वो आपसे पूछ लूँ। इमरान खान साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा सियाचिन से फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए। अब गोया एक कंसेंसस डेवलप होता जा रहा है। पाकिस्तान ने फ़ौजें रखी हुई हैं वहाँ, भाई इंडिया अपनी फ़ौजें लेके आया तो पाकिस्तान मजबूर हुआ, और वहाँ इतना अखराजात किए, इतनी ट्रेनिंग ली, सारा कुछ किया। अब ये दुरुस्त है कि फ़ौजें वापस आनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं बुला सकते आप। एक कंसेंसस तो शाम साहब डेवलप हो रहा है। मैं तो कहता हूँ हर जगह से फौज वापस होनी चाहिए, हमें लड़ने का फायदा ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोई इज्जत भी तो दुनिया में कुछ चीज़ है ना। आप बाइज्जत तरीके से मामला करेंगे ना। इंडिया, ये सारे लोग जो हैं इनको इंडिया भेज दें, आप इमरान खान को भी भेज दें, नवाज शरीफ साहब को भी भेज दें, कि जाके उनसे मामलात करें, मुज़ाकरात कर लें। ठीक बात। उनको कहें मैं अपनी जहां आप मौजूद हैं वहां आप वहीं से लाइन कायम देते हैं, जहां हम मौजूद हैं वहां हम मौजूद हैं, आप वहां ना आइए, हम वहां नहीं आते। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि 1983 के बाद पाकिस्तानी फौज ने भी कई बार कोशिश की है कि भारत को पीछे धकेल दिया जाए, वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वहां जो इस तरह की ऑफेंसिव लॉन्च करना बड़ा मुश्किल है, और वाइस वर्सा पाकिस्तान ने भी ना पाकिस्तान को भी पीछे नहीं धकेल सके। तो अब पाकिस्तान जो है और इंडिया जहां जहां है इस वक्त, हाँ, बस वहीं वहीं मान ले, ठीक है ना। ये एक बात। दूसरी बात ये आप देख लीजिए कि ये जो यार उछल कूद हो रही है ना, और भाग दौड़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं वहाँ, जनाब ह्यूमन वेस्ट वहाँ आ रही है, और दूसरी चीज़ें जहाँ, उसकी वजह से ये मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ हो गया है। ये ग्लेशियर जो है ये आपकी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के ज़ख़ीरे हैं, ये मुंजमद दरिया है, यानी देखिए ना, इनसे पानी आता है। दरियाए सिंध का सबसे बड़ा सोर्स ये है, ये लद्दाख से होते हुए ये पानी आता है, उसमें दरियाए शयूक क्या नाम है उसका, उसमें आता है, वहाँ से सिंध में आता है। तो सिंध में जो पानी आप यहाँ पीते हैं
उससे फसलें उगाते हैं, वो यहीं से आता है। ठीक तो ठीक। कम होता जाएगा, पाकिस्तान का भी नुकसान है, भारत का भी नुकसान है। दोनों को होश के नौखन लेने चाहिए, अकेले अकेले नौखन नहीं लिए जा सकते। शाम साहब, वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत केस की तरफ चलते हैं। अब एक नए नुक्ते पे बहस हुई है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, सुना दूं कि एतजाज़ हसन ने आज क्या फरमाया। ठीक है, मैं आपको सुना दूं जी। के तहत वो जज साहिबान नहीं जो फ़र्ज जुर्म मुरतब करते हैं सिर्फ, लेकिन वो जज साहिबान जो अज खुद नोटिस जारी करते हैं और कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, फरमाते हैं, उन पर हमारी दरख्वास्त है, एतराज़ कह लें उसको, पर दरख्वास्त है कि वो इस केस की आर्टिकल 10A के तकाज़े पूरे करते हुए समाअत न करें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अदालत के मुकदमा चलना नहीं चाहिए, मुकदमा बेशक चले, दूसरे जजेस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, वो सुनने नया बेंच तश्कील हो ताकि ये जल्दी मामला निपट सके। पार्लियामेंट बुनियादी तौर पे अदालत के हर फैसले को अंडू कर सकती है, को कलअदम करार दे सकती है। पार्लियामेंट आइन में तरमीम भी कर सकती है। पार्लियामेंट ने आइन में बहुत सारी जगह आया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। जी, आपने सुना कि एतजाज़ क्या कहते हैं। एतजाज़ साहब कहते हैं कि 10A के तहत ये अदालत तो ठीक नहीं है, यानी ये अदालत नहीं सुन सकती। नहीं, देखिए, जो एतजाज़ हसन साहब की जो इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हाँ, उनकी बिल्कुल वीडियो अपॉलॉजी, बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन हम भी एक छोटे से खादम हैं उनके कानून के तालिब इल्म। कि 10A जो है ये कहीं तलाक ही नहीं होता इसका। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो होता ही कहते हैं ड्यू इसका। प्रोसेस। देखिए, बात सुने, ये जो तौहीन अदालत का मामला ज़ेर बहस है, ये जज का मामला ज़ेर बहस नहीं है। यानी एक ये होता है कि किसी जज की आपने तौहीन कर दी, ठीक है, उसके बारे में कुछ गलत सलत ठीक है ना, ठीक है, गलत सलत लफ्ज़ कह दिए, अब वो आपको नोटिस देता है, ठीक फिर है, उसको उसकी समाअत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। ये तौहीन अदालत है, ये किसी एक जज की तौहीन नहीं है। जो हजरात बैठे हुए समाअत कर रहे हैं उनकी में से किसी की तौहीन नहीं की वजीर आजम ने, एक हुक्म नहीं माना। लेकिन एतजाज कहते हैं इनिशिएट इन जजेस ने किया है नहीं, बगैर किसी दरखास्त के। अदालत नहीं, दरखास्त का मसला नहीं है, हुक्म नहीं माना, ठीक एक है, फैसला है उस पर अमल नहीं हुआ, उसकी वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो फैसले पर अमल दरामद और तौहीन अदालत की कार्रवाई ये साथ साथ चल रहे हैं। और एक बात मैं और आपसे अर्ज करूं, अभी इससे पहले जो ज़ेर समाअत था और जो मुलतवी हुआ है मुकदमा, वो फैसले पर अमल दरामद का था। ठीक है, जब तौहीन अदालत की कार्रवाई पर जब अदालत फैसला न करे उस वक्त तक वो अमल दरामद का मामला आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी किया, इल्तवा में डाला। जब इल्तवा में डाला तो हमारे भाई बंद कई जो थे उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम में शोर मचा दिया कि अदालत ने बड़ी लंबी तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं बनना चाहिए, हम खा कितने अक्लमंद एंकर्स हों, ठीक है ना, और तज्जियाकार हों। बात यह, भाई कानून को तो समझो, तौहीन अदालत का मुकदमा अलग चल रहा है, उसको वो उसका फैसला किए बगैर अमल दरामद केस पर फैसला नहीं हो सकता। और बड़े बड़े वकील भी आ गए जनाब, वकीलों ने तो हर वक्त मुंह खोले हुए होते हैं, जो चीज चाहे कोई लफ्ज निकाल लें। अभी जो एतजाज हसन साहब फरमा रहे हैं ये बिल्कुल बेसरोपा दलील है। इन्होंने जो पार्लियामेंट वाली बात कर अदालत में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी हजरत अली जो थे उन पर जब एक शख्स को उन्होंने गिरा लिया गैर मुस्लिम को, तो उसने उनके मुंह पे थूक दिया। जो ही थूका तो वो खड़े हो गए, उन्होंने छोड़ दिया कि क्योंकि आप मेरा जाती अना मजरू हो गई है इससे, इसलिए मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, तुम्हें तहकीक नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी जात का जहां मामला आ जाए तो फिर यह रवैया इख्तियार करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो जज बैठे हुए हैं उनमें से किसी की तौहीन नहीं की वजीर आजम ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एज इदारा तो थोड़ा सा बात, हाँ, अदालत की तौहीन है ये जी। तो अदालत की तौहीन है और इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसमें से निकली है।
ये दलील उसमें बिल्कुल ऐसी, मैं हैरान हूं कि इत्तेदाद अहसन साहब जो हैं उनकी इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी छोटी दलील, और वो जो पार्लियामेंट की धमकी भी नहीं देंगे साथ। ये बात भी दुरुस्त है उनकी कि पार्लियामेंट अनडू कर सकती है फैसले को, लेकिन फैसले को अनडू कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी से। अच्छा। अगर पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी उस फैसले का अमल दरामद रोक दे और उसमें एक सेविंग क्लॉज लगा दे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, तो ऐसा कर सकती है। मगर 2/3 मेजॉरिटी तो करे ना। ये एनआरओ बेचारा तो वो है जिसको सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं हुई। अच्छा, ये तो तकरीबन उतनी ही नहीं बनती जितनी पार्लियामेंट को चाहिए आइन में तरमीम के लिए। वही ना, आइन में तरमीम होगी ना, फैसले को अंडू करना गोया इतनी बड़ी बात। आइन में तरमीम होगी ना। बाकी जो बात गलत है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसले की एक इंटरप्रिटेशन करती है तो पार्लियामेंट एक दूसरी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, दुरुस्त बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो दिन रात पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को मुस्तरद करती है, उनको रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू का हक अगर खत्म हो जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जरूरत बाकी नहीं रहती। तो ये कोई पार्लियामेंट जो है उसके पास कोई मुख्तारनामा आम नहीं है। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद मैंने आपसे वज़ीर आज़म के बारे में एक और छोटा सा सवाल भी पूछना है कि उन्हें एक अफसर से तकलीफ भी पहुंच रही है, वो क्या है, अभी आप देख रही नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, एतजाज़ साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो वो उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि चूंकि अदालत ने 6 में से एक ऑप्शन खुद सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इस तरह जो मौजूदा जजेस हैं इनकी हैसियत गोया मुद्दई किसी हो गई है। नहीं, वो मुद्दई किसी तो नहीं हुई, हैसियत तो उनकी वही है, जजेस वाली। ठीक है। और मैंने पहले भी आपसे कर दिया, किसी एक जज की कोई शख्सी तौहीन नहीं है, ये उनकी एक बिल्कुल कादियानी इंटरप्रिटेशन है 10A की जो वो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हमारे कादियानी दोस्त करते हैं ना, खातमुन नबीयीन, अंगूठी लगा दी वहां, उसी तरह की इंटरप्रिटेशन है ये, जिसको हम पूरी दुनिया नहीं मानती। तो बात क्या है ये, हाँ ये बात इनकी दुरुस्त है कि जो अदालत ने 6 ऑप्शन रखी थी जी, उनमें से मुख्तलिफ ऑप्शन नहीं, और कंटेंट पे अगर अदालत ना जाती तो बेहतर होता। लेकिन उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे मौलवी अनवारुल हक, जब अदालत ने उनसे कहा कि बताइए आप क्या कहेंगे इन ऑप्शंस के बारे में, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मुझे तो ये उस वक्त रोकना चाहिए। मैं तो वजीर आजम जो थे मैंने उनकी इंतजार करता रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस वक्त अटॉर्नी जनरल का ये काम था कि वो ये कहते कि जनाब आप ये पार्लियामेंट को रेफर कर दें या कमीशन मुकर्रर कर दें, और उस पर आर्गू करते। वैसे शाम साहब, हमारे वजीर आजम की भी किस्मत नहीं, एक तरफ अदालत में फंसे हुए, दूसरी तरफ वो ANF के लोग भी इनके पीछे पीछे। हाँ, वो वजीर आजम तो डांटा है उनको, क्योंकि ANF के जो एक साहब हैं उन्होंने चिट्ठी लिख दी वजीर आजम के सेक्रेटरी को कि जो यहाँ मेहमानों की आमदोरफ्त है उनका रिकॉर्ड पेश किया जाए। देखिए, ये तो वजीर आजम ने डांटा है दुरुस्त, इसलिए कि ये जो कोई डिप्टी डायरेक्टर के डायरेक्टर साहब है उनको ये जरूरत कैसे हो कि वजीर आजम के वहाँ आमदोरफ्त का हिसाब मालूम करें। भाई अली यानी मूसा गिलानी साहब से आपने तफ्तीश करनी है, बिल्कुल करें, उन पर इल्ज़ाम है वो सफाई दें, और यानी उन्होंने सिफारिश की है, नहीं की है, क्यों की है, किसके जरिए की है, ये सारे सवालात हैं जो प्रोब होने चाहिए, जिनका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन आप वजीर आजम हाउस में ये कहें कि मुझे रिकॉर्ड, वजीर आजम हाउस तो अदालत ने कहा है ना, एक तो पब्लिक प्लेस है ना जी, वहां तो हर किस्म का आदमी आता है, हमारे दफ्तरों में भी आता है। ठीक है। आपके दफ्तर वजीर आजम मिलने के, वजीर आजम से अगर कोई मिलने वाला ऐसा है जो मशकूक है या जिसने कोई वारदात कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वजीर आजम उस वारदात में शरीक हो गया। शाम साहब, आसिफ साहब हैं इंग्लैंड से, वो भी हम सकते हैं, लेकिन देखिए आदाब का तकादा है, अदालत के अपने आदाब तो ये हैं कि अगर आप एक जज को नॉमिनेट कर दे किसी ट्रिब्यूनल में, तो अदालत कहती है हमसे पूछे बगैर चीफ जस्टिस के आप ये काम नहीं कर सकते। तो आदाब जो है वजीर आजम हाउस के, उनको मलहूज रखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह करनी चाहिए। आसिफ साहब इंग्लैंड से, जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाए जनाब। जी भाईजान, ये शामी साहब से एक बात करनी जी, पूछिए। फरमाए जनाब। कि यार टीवी पे रोजाना प्रोग्राम होते हैं कि जी फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, तो फिर बाद में आप कहते हैं कि यार अगर कोशिश करें ये इकट्ठे होकर बैठ जाएं, अगर ये करप्ट हैं तो फिर आप ये क्यों उनको बार बार कहते हैं कि ये आप इकट्ठे होकर बैठ जाएं? बात ये हम बिल्कुल नहीं कहते, हमने अपने प्रोग्राम में कभी किसी के बारे में ये नहीं कहा कि फलां करप्ट है या नहीं करप्ट है। हम तो ये गुजारिश करते रहते हैं कि सियासतदान इस तरह के वाइल्ड एलिगेशन एक दूसरे के खिलाफ ना लगाएं।
और अदालतों में जाएं और वहां फैसले होने चाहिए। नदीम साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी फरमाइए आप, जल्दी से फरमाइए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपसे गुजारिश है, मुख्तर सा क्वेश्चन है कि आप वफाकी गवर्नमेंट के मुतालिक तो जो भी करते रहते हैं उनकी पूरी छान पांच, ये शहबाज शरीफ साहब लाहौर में इतने पंजाब में कर रहे हैं, उनके मुतालिक भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं? उनके मुताबिक करते हैं। हमारा प्रोग्राम सुने तो हम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी तबसरा करते रहते हैं और फेडरल गवर्नमेंट पे भी करते रहते हैं। हमारे हत्थे जो भी चढ़ जाता है हम अपनी गुफ्तगू करते हैं और उनसे इख्तलाफ करते हैं या उन पर तनकीद करते हैं। बाकी हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। जी शामी साहब, मुमताज़ खान साहब हैं, ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया पे पॉलिटिक्स है, वही छाई हुई है, रियल इश्यूज़ नहीं आते। वो रियल इश्यूज़ भी सारे आते हैं। देखिए हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, इकॉनमी भी डिस्कस होती है, पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, पॉलिटिक्स ज़रा ज़्यादा डिस्कस होती है। देखिए वो हमारे दोस्त कहा करते थे कि जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में सेक्स डिस्कस होती है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। हमें ये शौक है भाई। अदनान साहब हैं पाकपतन से। जी अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आजकल ये यंग डॉक्टर्स का बड़ा मसला हुआ है इधर लाहौर में पैदा, तो मैं ये बात आपसे तबसरा लेना चाह रहा हूँ इस पे कि डीएमजी अफसरान को कोई पता नहीं कि डॉक्टर्स की सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, वो खामखा इन बेचारों की ट्रांसफर करते हैं, जबकि ये डॉक्टर अभी अंडर स्पेशलाइजेशन है। पहले एक बात सुन लीजिए, डॉक्टरों के मुतालबात जो भी हों, उनकी ग्रीवेंसेस जो भी हों, उनकी हड़ताल किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और मैं भी मजम्मत करता हूँ। बाकी उनके जो मुतालबात हैं वो उन पर गौर होना चाहिए, उनको माना जाना चाहिए। और हुकूमत का ये तरीका भी गलत है कि जब हड़ताल हो तब मुतालबात की बात सुने और हड़ताल ना हो तो मुतालबात की बात ना सुने। लेकिन शाम साहब तबादलों पे हड़ताल। देखिए डॉक्टर जो हैं जी, वो एक मुकद्दस पेशा है। एक मरीज मरता है, उसका जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर। इन डॉक्टरों की जो डिग्रीज हैं उनको सस्पेंड करवाना चाहिए मेडिकल काउंसिल से। शाम साहब, सुहेल हंजरा साहब हैं, इन्होंने हमसे कई बार सवाल किया और मेरे से बड़ा शिकवा किया। इनका सवाल है कि इन्होंने फ़ौज और सियासतदानों के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं दोहरा नहीं सकता, बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया। ये कहते हैं मैं सवाल नहीं पूछता आपसे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि क्या। देखिए पहली बात तो आपकी जनाब खिदमत में अर्ज यह है कि अल्फाज का इंतखाब ज़रा बेहतर कर दें। दूसरी बात यह है कि अब सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। भाई यही सियासतदान है, यही फौजी अफसरान हैं, इन्हीं के साथ गुजारा करना है। ये पाकिस्तान में तो इन्हीं के साथ रहना है। जुबैर खान साहब हैं अमेरिका से। जी अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। ये शामी साहब से बहुत सवाल हुक्म करें जनाब, फरमाएं। पीपल पार्टी की जो पहली काबीना थी वो क्या कम थी जो 14 वज़रा हिस्सा देने के लिए और लिए गए? 11 लिए गए इनफैक्ट। तो देखिए आप वो जो नए वज़रा हैं, आप उनकी खुशियां क्यों छीन रहे हैं भाई? अब ये मामला ख़त्म है हमारी डिक्शनरी से। कोई कनात पसंदी, कोई कफ़ायत शारी, अब तो बस जो आप चाहे कर सकते हैं। और इलेक्शन नज़दीक हैं तो काबीना में उन्होंने कहा कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को खुश कर दें। अफजाल साहब हैं पत्तों की से। जी अस्सलाम वालेकुम अफजाल साहब। वालेकुम जनाब अली। जी शामी साहब। हाँ जी फरमाएं। रेंटल पावर के हवाले से। हाँ जी रेंटल पावर के हवाले से। जी रेंटल पावर के हवाले से क्या पूछना चाह रहे हैं, जरा जल्दी कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अदालत ने, और जो ये हुकूमत है ये जिम्मेदार है, और आप जो जी आपकी आवाज अदालत ने फैसला किया, अब नैब को उस पर कार्रवाई करनी है। अब के उसके चेयरमैन के भी लोग लत्ते ले रहे हैं। और उन्होंने तो एक बड़ी दिलचस्प बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा मुझे उर्दू नहीं आती, मेरी उर्दू जुबान नहीं है। पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं वो। मुझे किसी ने कहा कहूटा के रहने वाले हैं। तो भाई उर्दू अगर जुबान नहीं आती तो फिर आप ये नैब के चेयरमैन को बन गए, या कम से कम पाकिस्तान के नैब के चेयरमैन। फिर पाकिस्तानी फौज के सरबराह भी नहीं होना चाहिए था आपको तो पाकिस्तान की अगर इस तरह की कोई, अगर बुखारी साहब सुन रहे हो तो तब भी, नहीं सुन रहे हो तो तब भी कोई बात तो करीने से करे ना। जी शाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर आपसे मिलेंगे और कल हमारा एक कोशिश करेंगे कि मौजू उधार है, वो है घरेलू तशद्दुद का। उस पर गुफ्तगू जब शाम साहब कराची में तो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, उसको भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।